नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत के पड़ोस में यहां की मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में खाड़ी में रेल कर वो समीकरण बना दिया है जिससे मिडिल ईस्ट का एक ही खलीफा नजर आ रहा है, जिसे तेहरान कहते हैं। अब आलम यह है कि यह डर सिर्फ अमेरिका को नहीं सता रहा है, यह डर उन देशों को भी सता रहा है जिन्होंने तेल के बदले सुरक्षा की डील अमेरिका से की। अब इन देशों को लग रहा है कि जो देश अमेरिका को रेल सकता है, उनको पीट सकता है, उनको मटिया मेट कर सकता है, उनको घुटनों पर ला सकता है, तो फिर उनकी क्या औकात है। ऐसे में गल्फ देशों में इस वक्त हाहाकार वाली स्थिति है। अमेरिकी सुरक्षा गारंटी खत्म हो चुकी है, अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसलिए मिडिल ईस्ट के देश, खास करके सुन्नी देश, अमेरिका और ईरान के खिलाफ एक नेटो समीकरण तैयार कर रहे हैं, जिसका खाका अभी खींचा जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ईरान के भीषण हमलों ने सऊदी अरब में ऐसी तबाही मचाई कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भरोसा अमेरिका से उठ गया। इस महायुद्ध ने शिया शासित देश ईरान को खाड़ी का नया खलीफा घोषित कर दिया, और इसी खौफ का नतीजा है कि खाड़ी के देश अब अपनी रक्षा के लिए अपना ही गुट बनाने को मजबूर हो गए हैं। यह बात और है कि जिस देश ने अमेरिका जैसे सुपर पावर की परवाह नहीं की, ये छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू गुट की क्या परवाह करेगा, राइट। लेकिन फिर भी कोशिश है कि चलो कुछ तो करके देखें। मक्का में एक ऐसा ही अग्रीमेंट साइन किया गया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को एक नया आकार देने की कोशिश की है। इसका नाम है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक डिफेंस अम्ब्रेला तैयार किया है, जैसे नेटो में होता है। पहले यह अग्रीमेंट देखिए क्या है। इस अग्रीमेंट में नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर सुरक्षा मसौदा है कि तीनों में से किसी भी देश पर हमला होगा तो तीनों पर हमला माना जाएगा, और ये तीनों उस मैदान में, जंगे मैदान में आएंगे। इसके अलावा रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एकीकृत कमांड सेंटर भी बनाएंगे, हथियारों की खरीद और रक्षा अनुसंधान के लिए जॉइंट फंड की भी व्यवस्था करेंगे। अब मक्का एग्रीमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे भी देख लीजिए। पहली बात तो यह कि अमेरिका से भरोसा खत्म हो गया कि अमेरिका अब अपने सरजमी से 12,000 किलोमीटर दूर किसी देश की रक्षा कर सकता है, वो भी 10-12 परमानेंट बेसिस होने के बावजूद। और टेम्परेरी मिला दे तो 18-19 की संख्या में अमेरिकी सैन्य बेस हैं, और 2-3 एयरक्राफ्ट करियर लेकर तो अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट में है ही। पेंटागन खाड़ी की सुरक्षा करने में असमर्थ साबित हुआ है इस पूरे वॉर के दरमियान। अब जब ईरान इतनी बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है तो बाकी देशों को, स्पेशली सुन्नी देशों को यह लग रहा है कि कहीं इस पूरे खित्ते में शिया वर्चस्व ना कायम हो जाए और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इतने मजबूत ना हो जाए कि वो मिडिल ईस्ट को ही कंट्रोल करने लगे। तो ईरान पर और क्या हो सकता है। इन लोगों को लग रहा है कि भाई ऑयल की इकोनॉमी भी कंट्रोल करेंगे, जैसे होर्मुज को कंट्रोल कर रहा है आज की तारीख में ईरान और यमन मिलकर। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा हो नहीं पा रही। वर्चस्व की लड़ाई और है। पर्शियन गल्फ में शिया शासित ईरानी एक तरफा की वजह से ये और छटपटा रहे हैं। दशकों पुरानी अमेरिका, ईरान और ईरान पाकिस्तान की दुश्मनी भी है, और ये जो नीति बनाई थी अमेरिका ने कि हम आपकी सुरक्षा के बदले आपका तेल लेंगे, वो फॉर्मूला भी फेल हो गया। सुन्नी ब्लॉक को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। रियाद ने अमेरिकी रिजीम की जगह मुस्लिम ताकतों पर भरोसा एक बार जताया है। लेकिन इस सुन्नी गठबंधन से क्या ईरान को डरना चाहिए?
या इसके पीछे अमेरिका का कोई दिमाग है कि अमेरिका एक और यूनिटी बनाकर ईरान को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है, आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, यहां पत्ता तक हिलने वाला नहीं है, वही होगा जो ईरान का है। ईरान का अल्टीमेटम क्या है? ईरान ने पाकिस्तान, टर्की और सऊदी के बीच हुए एग्रीमेंट पर टिप्पणी की है। एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बावजूद सऊदी को कोई नहीं बचा पाएगा। कोई भी कागजी समझौता इस धरती पर सऊदी अरब को सुरक्षा कवच नहीं दे सकता, यह ईरान कह रहा है। सऊदी अरब को लंबे समय तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी। अमेरिका का साथ छोड़ेगा तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इलाके में रहना है तो सुरक्षा की एक ही गारंटी है, ईरान का साथ दो और अमेरिका का साथ छोड़ दो। सऊदी के इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि खाड़ी में दशकों पुराना अमेरिकी दबदबा खत्म होता दिख रहा है। दूसरा जो अहम बिंदु है वो अब्राहम एकॉर्ड का है। जो अमेरिका अब्राहम एकॉर्ड के जरिए इजराइल को मुस्लिम देशों की मान्यता दिलाने की कोशिशें कर रहा था, वो कोशिशें भी बर्बाद होती दिख रही है, वो उम्मीद भी धूमिल हो रही है। सऊदी, टर्की, पाकिस्तान आज ईरान के खौफ में एक साथ तो आ गए हैं, लेकिन क्या यह कागजी दीवार ईरान के मिसाइल बवंडर को रोक पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर सऊदी पर अगली बार ईरान ने मिसाइल फायर किया तो एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, तो पाकिस्तान ईरान के खिलाफ मिसाइल दागेगा क्या? और क्या टर्की ईरान के खिलाफ हमला करेगा क्या? खेल क्या चल रहा है? और क्या सब मिलकर ईरान को झुका पाएंगे जब अमेरिका नहीं झुका पाया? अगर इनमें इतनी ताकत होती तो होर्मुज नहीं खुलवा लेते क्या? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। और पूर्णिमा नाथ अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत जल्द। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल माथुर, मेरा पहला सवाल है आपसे, इस पैक्ट का वजूद क्या है? ईरान के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, मिडिल ईस्ट में बढ़ते ईरानी वर्चस्व के खिलाफ, या अपनी सुरक्षा के लिए? आखिर क्यों? जय हिंद विवेक। देखिए, मैं आपको एक दो बातें, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक दो बातें बता देना चाहता हूं। देखिए, ये पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद दो तीन चीजें बहुत खा रही थी, और उसी के परिणाम स्वरूप तीन चार स्टेटमेंट जो कि कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। असीम मुनीर का फ्लोरिडा में भाषण, जिसमें उसने कहा कि अगला हमला ईस्ट से होगा या मैं पूरी आधी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। दूसरी बात, उनका इस प्रकार डेस्परेटली सऊदी अरब से बातचीत करना, कोई पैक्ट करना, फिर किसी और से, वो दो बातें बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से किसी न किसी की मदद के लिए लालायित है। दूसरा, पाकिस्तान मिलिटरीली भी किसी न किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो दक्षिण एशिया में उसकी बिना किसी और दूसरे की मदद से कोई हैसियत वहां पर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आप देखिए, कुछ समय पहले नेटो की मीटिंग में तुर्की से अमेरिका का संवाद हुआ था। उसके मोहम्मद बिन सलमान जो है वो लगातार अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, और पाकिस्तान से तो उनकी खैर बातचीत होती रहती है। तो ये तीनों के साथ बातचीत लगातार हो रही थी, तो इस बात को मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पैक्ट हमको नजर आ रहा है, इसमें अमेरिका का भी एक हाथ पीछे से कहीं है। दो इश्यूज इसमें क्लियर कट नजर आ रहे हैं विवेक। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि बार बार हम इसको इस्लामिक नाटो ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई किसी प्रकार से संभव नहीं है। इस्लामिक देशों में का जो बादशाह आज की तारीख में उभर करके आया है, उसका नाम है ईरान, और ईरान के बगैर कोई भी किसी भी इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, वो मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं होने वाला है ईरान को। और अगर ये अरेंजमेंट ईरान के खिलाफ है तो वैसे ही नहीं सक्सेसफुल होगा, ये बात भी आप मान लीजिए। ये मुझे लग रहा है एक लाइन और विवेक में बताना चाहता हूं कि ये पैक्ट क्या है, कि पैक्ट में एक के ऊपर हमला, दूसरे पे हमला मारा जाएगा।
तुर्की नाटो का भी सदस्य है। नाटो का आर्टिकल 5 भी यही कहता है कि एक के ऊपर हमला दूसरे पे माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए सऊदी पर ईरान हमला करता है तो वो हमला माना जाएगा, तुर्की पे भी हुआ। और जब तुर्की पे माना गया हमला, तो क्या उस हमले को हम नाटो के ऊपर भी हमला मान लेंगे? या ये भी वो चाल है कि इस कनेक्शन के थ्रू नाटो को ईरान के खिलाफ पश्चिम एशिया में लड़ने के लिए बुला लिया जाए? तो ये भी मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो जंजाल का बनाया हुआ है, उसकी दो खास वजह हैं। एक तो शायद इसको ईरान के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। भारत को फिलहाल कोई इससे खतरा नहीं है। वैसे भी ये डेटरेंस पैक्ट है, उन्होंने साफ कह दिया ये डिफेंसिव पैक्ट है, कोई हमला हमलो करने के लिए पैक्ट नहीं है। इजराइल के खिलाफ भी ये नहीं है, क्योंकि जब तक अमेरिका है इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि इजराइल के ऊपर हमला कर दे। तो ये मेरा मानना है कि इसका जो पूरी जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ सहायता, कुछ दिमाग अमेरिका का है, और बाकी पाकिस्तान की भीख मांगने की जो उनकी आवश्यकता है वो है। और ईरान ने अभी हमला खुद नहीं किया है सऊदी पे, सिर्फ हूती ने हमला करके सऊदी का बैंड बजा दिया, 100 सैनिक मार दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सऊदी अरब को भी इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि बिना किसी और अरेंजमेंट के, सिर्फ अमेरिका के ऊपर निर्भर होते हुए वो अपनी सुरक्षा को नहीं पूरी तरह से पुख्ता कर सकते हैं। मतलब मतलब सर जी शारदेंदु सर, मतलब तो अमेरिका का पैकअप है ना, फिर सिक्योरिटी ग्राउंड के ऊपर भी इनका भरोसा नहीं है और इनके होते हुए हमला हो रहा है, तो मतलब अमेरिका का पैकअप है ना फिर मिडिल ईस्ट से। देखिए विवेक जी, मेरे को 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इसको एक अलग तरीके से एनालाइज करता हूँ। कई चैनलों पे मैं इसको कई तरीके से इंटरप्रेट कर चुका हूँ। देखिए ये जो 3 कंट्री हैं, ये तीनों अलग अलग चीजों को परस्यू करते हैं। पाकिस्तान को इसमें इसलिए मिलाया गया है क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरब एनर्जी रिच, रिसोर्स रिच कंट्री है, पैसे बहुत हैं, और टर्की के पास टेक्नोलॉजी है, और साथ में नाटो का एक कवर जो है वो उसके पास मौजूद है। पाकिस्तान जब भी किसी भी फोरम में अगर ज्वाइन करता है तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है, एंटी इंडिया के सेंटिमेंट, एंटी इंडिया प्रोपोगंडा करना। और ये प्रोपोगंडा वो तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसको वो इंटरनेशनलाइज कराना चाहता है, जिसमें कश्मीर का भी इशू है। और फिर वहां से वो आर्थिक मदद लाता है, तमाम तरीके की मदद लाता है, चाहे लोन लेके आए, और उसका इस्तेमाल अपने सरजमी पे कहता है कि अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल वहां की आईएसआई और फौज करती है, और जिसका अल्टीमेट मकसद होता है टेररिस्ट को ट्रेन करो और हिंदुस्तान के बरखिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाए। और हर बार तमाम इंटरनेशनल फोरम पे हिंदुस्तान को वो कॉर्नर करने की कोशिश करता है, उसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। तो इसलिए टू दैट एक्सटेंट हिंदुस्तान को सतर्क रहने की जरूरत है। जहां तक सऊदी अरेबिया का सवाल है, सऊदी अरेबिया आज की डेट में जिस तरीके से ईरान ने उसके पे मिलिट्री बेसिस पे हमले किए हुए, उसकी सिक्योरिटी कंसर्न है। वो एक ऐसा देश है जो अपनी सिक्योरिटी को सबलेट करता है। अभी तक अमेरिका को दिया था, अमेरिका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब उसने उसका ऑल्टरनेटिव देखना शुरू किया। ऑल्टरनेटिव के तौर पे उसने मैन पावर रिच पाकिस्तान को पकड़ा, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, टेक्नोलॉजी के ओरिएंटेशन नाटो का एक कंट्री पार्टनर जिसको टर्की है, उससे मदद ली। लेकिन क्या यह फोरम इफेक्टिव होगा? क्या यह सिर्फ पेपर पे रह जाएगा? क्या जब सऊदी अरब पे जब ईरान ने हमला किया तो पाकिस्तान उनकी मदद के लिए आया? नहीं आया। लिहाजा अगर टर्की जब जिस भी फोरम में जाएगा, विवेक जी, एक वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट करता है कि एक तरफ तो वो एंटी इजराइल बात करता है, दूसरी तरफ वो नाटो का मेंबर है, तीसरी तरफ अमेरिका को यह डाइजेस्ट नहीं होगा कि इस इलाके की पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था ऑल्टरनेट हाथ में चली जाए, चाहे वो सऊदी अरेबिया ही क्यों ना हो। और साथ में ईरान जो अमेरिका का बहुत बड़ा और ट्रस्टेड एलाई है, उसको वो कैसे कॉर्नर करेगा? इजराइल ने तमाम स्टेटमेंट दिए कि अगला टारगेट उसका टर्की हो सकता है, अगर उसने इसी तरीके से फलस्तीन के इशू और मुस्लिम इश्यूज को आगे बढ़ाया। और उसी तरफ अगर आप एर्दोगन की पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं तो वो टर्की को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले के इलाके रिजीम में ले जाना चाहते हैं, ऑटोमन एम्पायर में। उनकी मंशा है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करें। तमाम तरीके का रेडिकलिज्म जिस तरीके से टर्की में फैला है, वो दिखाता है उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने यहां भी डर है कुर्द का। ऐसा ना हो कि अमेरिका इन कुर्द को बढ़ावा देके वहां पे अस्थिरता लाए। तो तमाम ऐसे डायनेमिक्स हैं। लेकिन क्या अमेरिका इजराइल के खिलाफ जाएगा? नहीं। क्या वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाएगा? दोनों उसके एलाइज है? नहीं।
तो ये किस तरीके की व्यवस्था है, इसमें शेयर कंफ्यूजन है। इसराइल का डायनेमिक समझिए, अमेरिका का डायनेमिक, टर्की, सऊदी अरेबिया, अगर आप चाइना का भी एंगल इसमें ले आते तो ये फर्दर कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो जाता है। तो लिहाजा एट द स्टार्ट इटसेल्फ इट इज नो गो। आप एक इसको स्ट्रेटेजिक डिफरेंस मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप मिलिट्री एड की बात करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्रेशन, तो ये किस एक्सटेंट तक जाएगा? क्या आप ट्रूप्स का कमिटमेंट करेंगे? क्या आप उसमें अपने बख्तरबंद गाड़ियां भेजेंगे? अगर नहीं भेजते तो क्या उसकी पेनल्टी होगी? ये भी कुछ आपने रूपरेखा बनाई है, इसका कोई आंसर नहीं मिलता। और साथ में जब आप बात करते हैं मिलिट्री ऑब्लिगेशन का, तो ये बड़ा वेग टर्म उन्होंने छोड़ रखा। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का जो वर्चस्व आज की डेट में मिडिल ईस्ट में बना हुआ था, उस पर यह अलायंस बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। इसलिए अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट अगर आप देख रहे हैं विवेक की, तो एक चीज बोलूंगा, ये ईरान के खिलाफ अगेंस्ट है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में, अगर आप 5 साल या 10 साल का पर्सपेक्टिव रख के चलते हैं, तो ये फोरम एक्ट करेगा इसराइल के खिलाफ, जो कि अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ईरान देखिए आज की डेट में सऊदी अरेबिया पे अपने से हमले नहीं कर रहा है, वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर रहा है। लिहाजा अगर आप ओवरऑल डायनेमिक समझेंगे, जिसमें पाकिस्तान जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, टर्की इजराइल के खिलाफ है, सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जो इजराइल के समकक्ष आ रहा था, लेकिन उनको इस बातचीत में बरगला के उनको इस फोरम का सदस्य बना लिया गया। तो ओवरऑल डायनेमिक्स ये बोलती कि जो उनके मोहम्मद बिन सलमान है, अमेरिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि इजराइल पे हमला ना करिए क्योंकि इजराइल हमको स्ट्राइक कर रहा है। तो ये तो इनका इमीडिएट कंसर्न है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप इसको बोलते हैं मुस्लिम नेटो या सुन्नी नेटो, ये सारी की सारी चीजें धरी रह जाती। सिर्फ एक कंट्री अपना वेस्टेड इंटरेस्ट साध रहा है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहुत एक्टिवली आज की डेट में सोमालिया से भी डिफेंस पैक्ट किया है, कुवैत से भी डिफेंस पैक्ट किया, और साथ में कतर की भी एंट्री के लिए वो लगातार प्रयासरत है। जैसे कि फाइनेंस जो है बहुत बड़ा हिस्सा है, वो पूरी तरीके से ये जो ग्रुप है वो सस्टेन कर सके। और अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए क्या ही बोलूं सर, मैं ब्रिगेडियर शारदिंदु सर क्या बोलूं, भिखारी को भीख जितनी मिली ठीक, क्या ही कहा जा सकता है। उसकी झोली में आप कुछ भी डाल दीजिए, उसकी झोली में आप पूरे यूएस इकोनॉमी को डाल दीजिएगा, वो 5 साल में डकार लेके खत्म कर देगा। $30 ट्रिलियन की बात करूं, 5 साल के लिए वो बजा देगा बैंड 5 साल में, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे यहां पर टेंशन है ये कि मिडिल ईस्ट के देशों का क्या होगा। भाई आप चलिए, आप पैक्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। फिरोज मीठी बोरवाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्णिमा जी भी, आप दोनों बहुत सीनियर हैं और बहुत वॉर स्ट्रैटेजी में बहुत महारत रखते हैं आप लोग। भाई अगर मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में इतनी ताकत होती, चलिए पाकिस्तान, टर्की और आपका सऊदी मिलके होर्मुज खुलवा लेना, अगर डिफेंस पैक्ट किया है। होर्मुज में तो सबका तेल फंसा हुआ है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट फंसा हुआ है, पाकिस्तान का तेल ही नहीं निकल पा रहा। मैं कहता हूं आप तीनों मिलकर होर्मुज खुलवा लीजिए, समझ में आ जाएगा कि भाई आपका डिफेंस पैक्ट बहुत स्ट्रांग है और आप ईरान के खिलाफ आपने बहुत बड़ा खलीफा खड़ा कर लिया। ये चुन्नू मुन्नू अग्रीमेंट तो कोई भी करता रहता है, यहाँ पर रोज भारत में 100 रेंट अग्रीमेंट हो जाते हैं एक एक छोटे छोटे शहर में। तो ये इस तरह के अग्रीमेंट का मतलब क्या है? फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या क्या बड़ा इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट का, या फिर ये सब ईरान के खिलाफ माइंड टैक्टिक्स है अमेरिका का और ग्राउंड पे कुछ नहीं है? देखिए, यहाँ 2 बड़े फैक्टर उभर कर आते हैं। एक तो अभी सऊदी का सर्वाइवल का सवाल आ चुका है। हाँ। कि अगर अमेरिका गारंटर नहीं है तो मेरा गारंटर कौन? अभी अमेरिका तो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी दे नहीं पा रहा है। हाँ जी, ओके, तो वो नहीं दे पा रहा है, उसके सब बेसिस साफ हो चुके हैं, वो बेसिस को हटा रहा है, इजराइल लेके जा रहा है, यूरोप लेके जा रहा है। तो अमेरिका एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर खत्म हो चुका है। उसका असर आसियान कंट्रीज, जापान, फिलीपींस, ताइवान, कोरिया, सब जगह होने वाला है। यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे भी होगा। ओके, क्योंकि अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइल भी खत्म हो चुके हैं और अभी ट्रंप लड़ ही नहीं पा रहा है, एग्जिट के साथ बड़ा झगड़ा हो गया उसको लेकर। और अमेरिका के सीनियर मिलिट्री जनरल बोल रहे कि वॉर को खत्म करो, एग्जिट कर लो। तो एक तो सऊदी वो देख रहा है, कोई भी गल्फ कंट्रीज, यमन को छोड़ दो, यमन का अंसार का छोड़ दो, बाकी के सब कंट्रीज डिक्टेटरशिप्स है, मोनार्कीज है। उन्होंने आइसिस, अलकायदा, जबत अल नुसरा सबको सपोर्ट किया है। जोलानी को बिठाया सीरिया में, जिसमें इजराइल भी शरीक है, जिसमें तुर्की भी शरीक है, जिसमें सीआई, मोसैड सब लगे हैं, ठीक है ना। तो इस्लामिक आतंकवाद को फैलाने में मोसैड और सीआई और सऊदी वहाबी का बहुत बड़ा रोल है। इस पर ज्यादा बातचीत होती नहीं, मगर ये रियलिटी है। तो एक तो सऊदी का वो इंटरेस्ट है, इसलिए बोलते हैं कि ये डिटरेंस है। बेसिकली
इट इज अबाउट आर्टिकल 5 नेटो का जो आर्टिकल है, और जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है आर्टिकल 51, वो हिसाब से है। दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें तुर्की क्या कर रहा है। तुर्की या हमारे प्रवक्ता ने सही बात बोली कि वो अपने ऑटोमान एम्पायर को वापस देख रहा है। ग्रेटर तुर्की का भी एक एजेंडा चल रहा है। तो वो कतर में पहले बेस्ड थे, वो सोमालिया में भी है, अभी वो सऊदी के साथ भी उसका अग्रीमेंट हुआ है। मगर अब समझ लीजिए कि तुर्की और ईरान दोनों के एक दूसरे की जरूरत है जहां तक कुर्दों की बात आती है। तो इसलिए बहुत सारा खींचतान चलेगा, मगर तुर्की भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा और ईरान के खिलाफ जाएगा नहीं। नाउ व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग हियर? पाकिस्तान इज बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। एक्चुअली जो प्रवीण सोनी, जिसको मैं बहुत मानता हूँ, सुनता हूँ, वो आई थिंक दुनिया के लीडिंग एक्सपर्ट्स में से है। उनका बोलना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बहुत फायदा हो गया, और उनका जो रीडिंग है, मेरा भी वही रीडिंग है। तो डिप्लोमेसी में और जो एरियल उसकी जो ताकत निकली, उससे अमेरिका को इसलिए तुरंत ट्रंप ने वो जनरल जो भी उसका नाम है, अजीज वजीज अशरफ मुनीर, क्या उसका नाम है, उसको बुला लिया था। तो पाकिस्तान अभी कतर, कुवैत, सऊदी, ये वो सब जगह वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। वो अपना ऑयल और अपना डॉलर्स देख रहा है। मगर पाकिस्तान का भी ये प्रॉब्लम समझ लीजिए कि वहाँ शियावादी 20% है। वो जब पहली बार जब यमन के खिलाफ सऊदी ने एक इस्लामिक नेटो बनाया था 34 कंट्रीज का, तब वो 2015 से 22 तक की जंग चली और वो कुछ उखाड़ नहीं पाई। पाकिस्तान नहीं आया था वो टाइम पे। पाकिस्तान अगर यमन के खिलाफ जाता है तो पाकिस्तान के लिए इंटरनल प्रॉब्लम होने वाला है। तहरीक तालिबान को लेकर ऑलरेडी तालिबान के साथ उसके प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है, अभी आजाद कश्मीर में प्रॉब्लम चालू हो चुके हैं। तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू गो अगेंस्ट अंसारुल्लाह। ईरान की तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। जो देश अपनी इंटरनल सिक्योरिटी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों को क्या गारंटी देगा? एक वैलिड पॉइंट है। हाँ, तो उसके साथ शारदेंदु जी, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय साहनी की रिपोर्टिंग से मैं नहीं एग्री करता हूं। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को पावर प्रोजेक्शन के रोल में डाला है, मैं उससे पूरी तरीके से डिफर करता हूं। ऑप सिंदूर को जिस तरह से उन्होंने कवर अप किया है, वो उससे अग्री नहीं करते। जी फिरोज साहब, मैं खाली मेरी बात कंप्लीट कर लूं। हाँ, मेरी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, एब्राहिम अकॉर्ड खत्म हो चुका है, क्योंकि एब्राहिम अकॉर्ड का मतलब है कि अरब देशों के साथ अग्रीमेंट करो, पैलेस्टाइन का चैप्टर खत्म करो। तो एब्राहिम अकॉर्ड बेबुनियाद था, वो एक कॉलोनियल ऑक्यूपेशन की एक आगे की कड़ी थी। और जहां तक ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है, तो सऊदी और इराक और सीरिया और सब लेबनान और सब कुछ लेना चाहता है। अभी नेतन्याहू ने ढकेल दिया था ट्रंप को ये वॉर में, और ट्रंप जाके फंस चुका है। अभी नेतन्याहू कुछ कर नहीं पा रहा ईरान के खिलाफ, तो वो अभी गाजा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, सीरिया में आक्रमण करते जा रहा है। मगर अगर इसी प्रकार से इजराइल अपने एक्सपेंशनिस्ट हेजेमोनिक एजेंडा पे आगे चला, तो इजराइल के भी दिन दूर नहीं है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरा रीजन बदल रहा है। और ये जो आगे जाके जो एक वेस्ट एशिया का एक डिफेंस एग्रीमेंट बनेगा, जैसे कई सर ने कई सही कहा कि वो विदाउट ईरान ये इलाके का कोई डिफेंस एग्रीमेंट हो नहीं सकता। ये सुन्नी शिया से आगे बढ़ो, यहाँ के प्रदेश माइनस अमेरिका, यहाँ के साथ एक समझौता करो। भारत का एक रोल यहाँ बनना चाहिए, साउथ एशिया का रोल एक बनना चाहिए। नहीं सर, लेकिन फिरोज भाई, दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि ये विद इन द डीएनए, वो मुसलमानों के डीएनए में, आप उसको उनसे अलग कर ही नहीं सकते हैं। वो उसी हिसाब से सोचते हैं। वो जो उनकी फैमिली ट्री है, वो मानते हैं कि वो उसी फैमिली ट्री के थ्रू होती हुई आ रही है। तो आप किसी के पास्ट को इरेज नहीं कर सकते। वो आप कह सकते हो कि भाई एज अ प्रोग्रेसिव सोच आप आगे बढ़ जाओ, उन सब चीजों को छोड़ दो, वो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है। लेकिन वो हिस्ट्री जिस पर वो बिलीव करते हैं, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यहां पर ये है। नहीं, वो बिलीव्स भी बदलेंगे। मैं तो रिफॉर्मिस्ट हूँ। मैंने तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का भी सपोर्ट किया था। मैंने पॉलीगामी के लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक बात है, आप प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, लेकिन आपकी तरह हर कोई नहीं सोचता। प्रॉब्लम ये भी है। पूर्णिमा नाथ कैसे देख रही हैं? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सूर्यास्त के तौर पर देख रही हैं? आखिर इस पैक्ट का, मक्का डिफेंस ट्रीटी का मतलब क्या है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। विवेक जी, आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट क्या है वहां पे मिडिल ईस्ट में? ऑब्वियसली यूएस डॉलर, पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगी वहां से निकल जाएंगे। तो
तो उन्होंने टूथ एंड नेल फाइट करेंगे वहां पे रहने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, अभी जो सिचुएशन चल रहा है मुझे बहुत सिमिलरिटीज लग रहा है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है, बेसिकली ऑपोजिशन को सपोर्ट करता है। ये कन्वीनियंस, एक स्ट्रेटेजिक कन्वीनियंस मान लीजिए। जैसे सद्दाम को सपोर्ट किया था, बाद में उसको खत्म किया था। बिन लादेन के साथ उनका अच्छा रिलेशन था, उसके बाद उनको जब थ्रेट बन गए थे उनको हटाया था। जब आप हमास को देख लीजिए। हमास आज यहाँ पे है बिकॉज इनिशियली इट वाज सपोर्टेड, इसके बाद इलेक्शन हुआ, पावरफुल बने, थ्रेट बने, फिर उसके ऊपर हमला शुरू हुआ। सो ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड। अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, ये दे आर ऑब्जर्विंग, इट्स नॉट कंफर्टेबल मेरे हिसाब से। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स को थोड़ा सा भी पहचानती हूँ, इट्स डेफिनेटली नॉट कंफर्टेबल सिचुएशन। अभी यूएस लेड नेटो जो है उसमें सिर्फ एक ही तो सीन है जो टर्की का सीन है। टर्की अभी मुस्लिम इस्लामिक नेटो बना रहा है। चलो, अभी जो सिचुएशन है इसमें मुझे इंडिया का ही नहीं दिख रहा है, बट पाकिस्तान का सिचुएशन देख लीजिए। ईरान का एंट्री चैनल वही है, न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। सऊदी का सिक्योरिटी पार्टनर बन चुका है। टर्की की वो लिटरली स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, और मिडिल ईस्ट की और गल्फ की तो है ही इंटरमीडिएटरी। यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है, एट द एंड ऑफ द डे अगर यूनाइटेड स्टेट्स कभी नहीं निकलना चाहेंगे, ऑल्दो ईरान वांट्स इट, ऑल्दो एट द एंड ऑफ द डे शायद सऊदी ऑल्सो वांट्स इट, बिकॉज वहाँ पे मिडिल ईस्ट में दो मेजर लड़ाई ये है कि सऊदी बनना चाहते हैं, मेजर रीजनल दादा बोल दीजिए। ईरान भी वो चाहता है और इजराइल भी वो चाहता है। पर एट द एंड ऑफ द डे आप देख लीजिए यहाँ पे जो सिचुएशन है इंटरनली यूनाइटेड स्टेट्स में, इजराइल के खिलाफ लोग ज्यादा की ज्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज वहाँ लोग नॉट एट द एंड ऑफ द डे इजराइल के खिलाफ नहीं कि द्वेष नहीं बननी है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। आप एक मुंह से बोल रहे हो विक्टिम हो, लेकिन दूसरे मुंह से आप जाके मार के लोग मारना शुरू कर दिए, और उसमें आप थाउजेंड्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट को भी मार रहे हो। अब ये बंद नहीं होगा, ये बंद कोई भी नहीं कर पा रहे उनको। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन है लोगों को सामने आने लग गया है, इसीलिए आपको सडन आपको दिख रहा है कि जो 3 साल पहले लोग लिटरली इजराइल के साथ खड़े होते। मेरा वीडियो एक पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए यूट्यूब में। आज मैं भी बोल रही हूँ जो कर रहे गलत कर रहे, लेकिन अब मेरे बोलने से मुझे खतरा है, बिकॉज मैं जानती हूँ मैं कितना बड़ा खतरा मेरे पॉलिटिकल लाइफ में मैंने ले लिया। एक तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी के अगेंस्ट बोलती हूँ, दूसरा मैं ये इजराइल के ये जो सिचुएशन के बारे में बोलती हूँ। तो मेरा क्या पॉलिटिकल सीन है, आप मुझे बताइए। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जो सिचुएशन है, यूनाइटेड स्टेट्स पेट्रो डॉलर को कभी नहीं छोड़ पाएंगे, और सऊदी इज अ बिग फैक्टर ऑफ इट। सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ पे अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर सुन्नी या इस्लामिक नेटो बन भी गया मान ले, तो फिर आपको लगता है क्रिश्चियन नेटो चुप रहेंगे? तो ये तो मुझे तो सिर्फ ये दो युद्ध दिख रहा है। और मुझे आप बताइए इंडिया कहाँ पे है? पाकिस्तान तो अपने आप को ये चक्रव्यूह में फंसा लिए। इंडिया कहाँ पे? इंडिया का पोजीशन क्या है? वो क्या करने वाले हैं? आपका डिफेंस का क्या गोल्स है? कहाँ पे आप अपने आप को लगाने वाले? आप तो स्टेटमेंट भी देना नहीं चाहते हो, सच के साथ भी नहीं रहना चाहते हो। आप नॉन अलायंस का एक बहाना लेके बोलते हो मैं यहाँ पे भी नहीं हूँ, वहाँ पे भी नहीं हूँ, लेकिन सच के साथ रहने के लिए मुझे लगता है इस पर जी इंडिया वाले स्टैंड पर मुझे लगता है कि माथुर सर इसको बेटर आंसर करेंगे। माथुर सर। हाँ विवेक, देखिए मैं आपको इतना बता रहा हूं, मैं पूर्णिमा जी की बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत की जो नीति है वो बिल्कुल साफ है, और ऐसा नहीं है कि भारत कहीं भी नहीं है। मेरा ये मानना है, पर आप देखिए भारत सबके साथ है। इस पूरे संघर्ष के दौरान आप देख लीजिए, अगर कोई एक ऐसा राष्ट्र है जिसका संवाद के चैनल्स हर एक देश के साथ खुले हुए थे, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल हो, मलेशिया हो या पश्चिम एशियाई और देश हो, सिवाय पाकिस्तान के भारत हर एक के साथ वार्तालाप कर रहा है, संवाद में है। तो आप इस बात को इतना ज्यादा कम मत आंकिए कि भारत का बिल्कुल ही सफाया हो गया है दुनिया से। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत आज भी बहुत रेलेवेंट है,
और इस बात का इससे प्रमाण मिलता है कि भारत के जो अलायंसेज हैं, चाहे वो यूएई के साथ हो रही हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ हो रहे हैं, या नेदरलैंड्स के साथ, या नॉर्डिक देशों के साथ, या अमेरिका के साथ, या यूरोपियन कंट्रीज के साथ, या ब्रिटेन के साथ, इसी वजह से माथुर सर, अमेरिका ने बिल पास कर दिया सीनेट में, 100% टैरिफ इंपोज किया जाएगा बिकॉज ऑफ रशियन क्रूड ऑयल और इन्हीं सपोर्ट की वजह से। देखो विवेक, ये चीजें हैं, ये अमेरिका का डेस्परेशन दिखा रही है। ये अमेरिकन हेजेमनी से बाहर आने की जरूरत है। यही बात उठ रही है ना बार बार कि अमेरिकन हेजेमनी को खत्म करने का वक्त आ गया ना। जब ईरान आके दिखा सकता है तो बाकी दुनिया के देश भी आए ना आगे। चाइना तो नहीं आएगा कभी भी, हमें पता है, लेकिन बाकी के देश तो आ सकते हैं। फिरोज साहब कुछ कहना चाह रहे जल्दी से। फिरोज जी, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पूर्णिमा जी बोल रही है। हमको ये सबक लेना चाहिए कि इजराइल का वक्त तो अमेरिका में खत्म हो रहा है। ये इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है इजराइल के लिए पिछले 3 सालों में, गाजा के नरसंहार के लिए और ईरान जंग के लिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि और एक जंग इजराइल के कारण ये जंग हुई है। 2 इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जर्मनी के कोर्ट ने बोला है कि टू कंपेयर इजराइल विद नाजी जर्मनी इज नॉट अ क्राइम एनी मोर। मतलब इजराइल आज नाजी जर्मनी है, जर्मन कोर्ट बोल रहा है। और एंटी जायनिज्म इज नॉट एंटी सेमिटिज्म और एंटी जूइशनेस, ये ब्रिटिश कोर्ट बोला है। तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल और लीगल जीत वेस्ट में हो रही है लोगों के फ्रीडम एक्सप्रेशन के लिए। और पूर्णिमा जी एकदम सही बात बोल रही है कि इजराइल का जो कोलैप्स हो रहा है अमेरिका में और यूरोप में, तो कोलैप्स ही है। तो भारत का जो रोल है, जो हम लोग के हथियार जा रहे हैं इजराइल लोगों का नरसंहार करने के लिए, हमको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि वो जो भारत के हथियार अगर इजराइल डिफेंस पैक्ट के जरिए जा रहे हैं तो फिरोज साहब आपको ये भी तो देखना चाहिए कि भारत के एड्स, भारत के मेडिकल सप्लाईज भी फिलिस्तीन को जा रहे हैं। भारत के पैसे, भारत का फंड भी फिलिस्तीन को, ऑफिशियल गवर्नमेंट का फंड जा रहा है फिलिस्तीन को। क्या उस बात पे भी शर्म करनी चाहिए? ये थोड़ा सा डिविएशन हो जाएगा, इसलिए मैं एक थोड़ा सा शारदेंदु जी का वर्जन ले लूं, फिर चूंकि समय बहुत सीमित है मेरे पास। शारदेंदु जी, देखिए, मैं बड़े शॉर्ट में बोलता हूँ कि अमेरिका की हेजेमनी पे क्वेश्चन मार्क लगा है, उसका पावर कम हो रहा है, लेकिन वो आउट ऑफ द गेम नहीं हुआ। आप इस चीज को समझ लीजिए। उसके पास रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत बड़ी पावर है। आज की डेट में एक स्टेप वो बैक हो रहा है, लेकिन वो रिकवर कर लेगा। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान इज अ फोर्स टू रेकन विद। चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, हिंदुस्तान के बगैर वर्ल्ड की इकोनॉमी, वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन, ट्रेड आगे नहीं बढ़ता। और ये जरूरी नहीं है कि आप किसी का साथ ही खड़े हो, या ईरान के साथ खड़े हो, या अमेरिका के साथ खड़े हो, या फिलिस्तीन या इजराइल। हमारा आज की डेट में दोनों पक्षों के साथ इक्वल संबंध है। इस एस्पेक्ट को आप क्यों नहीं एनालाइज करते हैं? हमारे रशिया के साथ भी अच्छे संबंध है, हम जेलेंस्की से भी बात करते हैं, हम इजराइल के भी अच्छे दोस्त हैं, हम ईरान से भी हमारा चावल पोर्ट है। तो अगर आप दोनों पक्षों के साथ खड़े रहते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक आपके नेशनल स्ट्रेंथ है, हमारी ये सच और गलत का चश्मा, विद ड्यू रिस्पेक्ट पूर्णिमा जी, अपने अपने हिसाब से होता है। सच और गलत का फैसला कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। फिरोज भाई, आप इस बात को समझ रहे होंगे, आप भी बहुत सीनियर आदमी, बुद्धिजीवी आदमी है। सच और गलत का फैसला कौन करेगा? क्या अमेरिका करेगा? कौन करेगा आखिर सच और गलत का फैसला? ये बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी और इस पर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो मैं इसको किसी और दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, समय सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।